संस्थाओं में लगातार चल रहा है कि हम सब मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उस रूप में व्हाट कैन वी डू, और गांव में जो स्थिति देखते जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो कुछ ना, बैठे रहने का अभी विकल्प नहीं है, पर क्या कर सकते हैं उस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपका ये आज का सत्र बहुत उपयोगी होगा हमारा सबका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्लैरिटी के लिए कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं साउथ राजस्थान में कोविड की स्थिति को रोकने के लिए और यहाँ के आदिवासी इस ग्रामीण समुदाय को समझने के लिए। तो आपको I'll hand it over to you. I think you can give, Sushuru you can take your presentation for 20-25 minutes, and then we'll open up for question answers, जिसके सबके जो भी questions. So over to you. Thank you very much. थैंक यू रौनक, थैंक यू वर्षा। और जैसे आपने बताया, इस बार स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। मैं यही सोच रही थी कि एक साल पहले भी हम एक लॉकडाउन में थे, आज भी लॉकडाउन में है, पर तब जो हमारी चैलेंजेस ज्यादा खाने की, लाइवलीहुड्स की, पैसे की अवेलेबिलिटी की थी, लेकिन अभी हम सब एक ये वास्तविक रूप में एक पैंडेमिक को बिल्कुल रेज करते हुए अपने क्षेत्र में देख रहे हैं। मैं ये शेयर करूंगी, ये एक जो जॉइंट स्ट्रेटजी हमने काफी सोच के चर्चा करके तैयार की, और इसमें हम 3 ऑर्गेनाइजेशंस हमने मिलके अपने सारे थॉट्स साथ में लेके आए, और ये मानते हुए कि अभी के समय में कोरोना को मैनेज करना ही सबसे बड़ी एक नीड है, और या मैं कहूँ कि शायद यही एक बड़ी नीड है। तो ये जरूर है कि हम हेल्थ में काम करते हैं, पर इसमें जो हमारी रणनीति बनी है, इसमें हम अपने भी जैसे पार्टनर आजीविका के और श्रम साथी के साथ भी जो उनकी कम्युनिटी में पकड़ है, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो हेल्थ प्लस कम्युनिटी की पकड़ जब साथ आए तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। ये स्थिति हम लोग सब देख ही रहे हैं। आज इतने गांव हैं जो प्रभावित हैं, गांव में घर घर प्रभावित हैं। हम देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं बंगाली डॉक्टर्स के पास, भोपा के पास, वो गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे हैं। उनका बहुत डर है, जाएंगे अस्पताल तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा, पता नहीं वो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। जो पिछले साल की बातें उनके दिमाग में बहुत क्लियर हैं, तो आज वो नहीं जाना चाहते बिल्कुल हॉस्पिटल्स में। ये भी हम देख रहे हैं कि समुदाय में मास्क का यूज होना, डिस्टेंसिंग रखना नहीं इतना पालन हो रही है, और बहुत जगह हम बड़ी शादियां भी हो रही हैं जिसमें लोग जा रहे हैं। इनफैक्ट हम ये भी देख रहे हैं, हमारी टीम के भी कई सदस्य ऐसे शादियों में जाके आते हैं, और जाके वापस आते हैं तो बहुत जल्दी वो कोरोना से अफेक्ट भी हो जाते हैं। इनफैक्ट जब हमारी टीम में किसी को कोरोना होता है तो हमारा एक सवाल यही होता है कि अच्छा अभी आप गए थे क्या कहीं किसी शादी में? तो यही निकलता है, शादी या किसी की मृत्यु भोज, ऐसी एक गैदरिंग में गए, लौट के आए, और फिर श्योर इनफ उनको जल्दी ही कोरोना भी हो गया। वैक्सीन का डर बहुत ज्यादा है और एक्सेप्टेंस इसकी बहुत कम है। ये भी हम देख रहे हैं कि कई एरियाज में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले जितना होती थी उससे बहुत ज्यादा वो देख रहे हैं। और शहरों की, यहाँ शहरों में, यहाँ पे हम बात करें उदयपुर की, तो यहाँ तो स्थिति बुरी है। हॉस्पिटल पूरे पैक हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है या आगे बाईपैप जो ऑक्सीजन का नेक्स्ट स्तर है उसकी आवश्यकता है, तो बहुत मुश्किल है उसकी व्यवस्था कर पाना। हमने जो सोचा, एक हमारी स्ट्रेटेजी 3 स्तर पे सोची। एक हमने सोचा कि समुदाय स्तर पे काम की बहुत जरूरत है। रौनक, जैसे आपने भी बोला, लोग बहुत सफर कर रहे हैं इस समय में, और इस समय अलग बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं समुदाय में? जागरूकता, जरूर जागरूकता पे काम करने की बहुत जरूरत है, और साथ ही हम पहचान कर सकें कोरोना है जिनको, उनकी घर पर देखभाल में उनको सपोर्ट कर सकें। तो हमें लगा ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और खास तौर से जिन एरियाज में हम काम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर और फॉर्मल सिस्टम की पहुंच तो बहुत ही कम है। दूसरा, हमें ये भी लगा कि ब्लॉक स्तर पे अगर जो मॉडरेट से सीवियर कोरोना के केसेस हैं
अगर उनकी केयर ब्लॉक स्तर पे और बेटर हो सके तो इससे लोगों के लिए भी सपोर्ट है, उनको उतना दूर नहीं आना होगा ना। अगर हम किसी से बोलते हैं, मान लीजिए वो गोगुंदा के किसी गांव में, कि आपको गोगुंदा जाना होगा, तो फिर भी एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन उदयपुर के नाम से वो एकदम मना कर देते हैं। तो लोगों के लिए भी ये एक अच्छा वो है, अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और साथ ही सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि उदयपुर में फिर वही मतलब वास्तविक जो बिल्कुल गंभीर कोरोना के पेशेंट्स हैं वही उदयपुर तक आए। तो इसके लिए हमने प्रयास किए हैं। कोविड केयर सेंटर्स चालू हैं, एक तो साबला डूंगरपुर में है और सलूम्बर और गोगुंदा में। और आपको खुशी होगी जान के कि गोगुंदा में कोविड केयर सेंटर कल चालू हो गया और सलूम्बर में भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा हमें लगा कि एक आवश्यकता है एक फोन हेल्पलाइन की, क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि अधिकतर लोग अपने घरों पर ही रहना चाहेंगे, पर जैसे कोरोना एक नई बीमारी है और आप सब भी ये चीज पढ़ रहे होंगे कि कंडीशन एकदम से कभी बिगड़ जाती है पेशेंट की, और बिगड़ जाती है तो फिर वो बहुत जल्दी ही मॉडरेट सिवियरिटी से गंभीर सिवियरिटी की ओर बढ़ जाती है। तो अगर एक हेल्पलाइन है जिसपे कि किसी भी गांव से भी कोई फोन कर सकता है, या फिर कोई हमारे अगर वॉलंटियर हैं वो भी फोन कर सकते हैं, तो उनको फिर सही गाइडेंस मिल जाएगी। आज के दिन में हेल्पलाइंस बहुत हैं कोरोना के लिए, पर अधिकतर हेल्पलाइंस ये बड़े शहरों से संचालित हैं। तो कोई अगर मान लीजिए दिल्ली में बैठ के एक हेल्पलाइन को मैनेज कर रहे हैं, तो वो पूरा समझ पाए कि कोई कोटरा के गांव में यदि कोई महिला है जिसको कि सांस की तकलीफ है, उसके पास क्या चॉइस हो सकती है, उनके लिए मुश्किल होगा। तो हमें लगा कि हम एक हेल्पलाइन भी सेटअप करें, जिससे कि यहाँ के समुदाय में भी अगर कोई उनको सवाल है, कुछ उनकी तबीयत बिगड़ रही है, तो वो संपर्क कर सके और उनको सही गाइडेंस मिल सके। तो ये हमने 3 स्तर पे हमने सोचा था हमारे एक्शन की। आज मैं ज्यादा बात करूंगी समुदाय स्तर पे जो हम काम सोच रहे हैं, कम्युनिटी रिस्पॉन्स के बारे में। हमें लगा कि समुदाय में 2 तरह के काम की जरूरत है। एक तो कि समुदाय में पूरी जानकारी हो, उनकी जागरूकता की, और हमें इसमें लगा कि 4 चीजें हमें मेन लगी कि एक तो कैसे वो अपना पर्सनल प्रोटेक्शन कर सकें, जिसमें मास्क का यूज है, डिस्टेंसिंग बना के रखना, खुले में रहना, बड़ी बड़ी जो गैदरिंग्स हैं, शादी हो, ऐसे कोई गैदरिंग्स को कम से कम करना, वैक्सीन के बारे में बात करना, और कोरोना की घर पर देखभाल कैसे हो इस बारे में। और हमें लगा कि जो ये जागरूकता वाला काम है, इसको हम बड़े क्षेत्र में कर सकते हैं। अगर अपने कंटेक्स्ट में मैं बोलूं तो हमें लगा कि सलूम्बर, गोगुंदा के बड़े एरियाज में, और साथ ही ऐसी जगह जहाँ पर आजीविका का काम है, वहां भी हम इसको ले जा सकते हैं। इसके साथ हमें लगा कि समुदाय और कोरोना की देखभाल, ये काम भी हम कर सकते हैं, जिसमें जागरूकता की भी बात है, पर साथ ही इसमें होम केयर की बात है। तो इसमें हम ये, जैसे हमारी टीम ये मैनेज कर सके, एक तो वो पहचान कर सकें कि किनको कोरोना है, उनकी घर पर देखभाल के लिए उनको सपोर्ट कर सके, उनको मेडिसिन किट्स दे सके, और अगर कहीं पे स्थिति बिगड़ती है तो वो पहचान करके उनको रेफर कर सके। हमें लगा इस काम को हम कुछ लिमिटेड एरिया में हम शुरू कर सकते हैं और आगे इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं। इस काम में हमें इससे भी सपोर्ट मिला कि अभी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आ गई हैं कि हर जना जिसको कोविड लाइक सिम्टम्स है, उनको आगे हॉस्पिटल आने की या टेस्टिंग की इतना जरूरत नहीं है। अब ये रियल एक पैंडेमिक टाइम है, जब पैंडेमिक दूर दूर पहुंच चुका है, तो अब नहीं आवश्यक है कि वो लोग आए, पर उनकी पहचान हो और घर पर देखभाल हो सके। तो इसमें हमारे एक हर ब्लॉक में हमारी एक ब्लॉक सपोर्ट टीम है, जो कि पूरे ब्लॉक में पंचायत, गांव और
फला स्तर पर इस काम को देख रही है, सपोर्ट कर रही है। और यही जो ब्लॉक टीम है ये पूरी प्लान करती है कि कैसे इस काम की शुरुआत हो, कौन वॉलंटियर्स होंगे जो कि इसको आगे, इस काम को आगे लेके जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग करना, और जो भी कुछ आवश्यकता अगर आती है, जिन लोगों को कोरोना है, मान लीजिए किसी परिवार में कोरोना है उनको, पर खाने की बिल्कुल भी उनके पास घर पे कुछ खाना नहीं है, तो उनको भी ये सपोर्ट हमारी ब्लॉक टीम ही इस पे नजर रखती है और प्रोवाइड करती है। और इम्पोर्टेंटली ब्लॉक टीम गवर्नमेंट के साथ भी मिलके ये तय करती है कि कैसे उनके साथ मिलके काम किया जा सके। तो जो हम बात कर रहे हैं कि समुदाय में कोरोना की देखभाल, इसमें हमने हमारे गांव स्तर पे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो इसमें हमारे, मैं सोल्जर्स बोलूं उनको, या हमारे टीम मेंबर्स जो कि इस काम को आगे लेके जा रहे हैं। और इसमें हमने जैसे सोचा हमारी महिला कार्यकर्ता हैं जिनको हम स्वास्थ्य किरण बोलते हैं, और जैसे अगर सेवा मंदिर में है बाल सखी, तो उस तरह की कार्यकर्ता, कुछ हमारे पुरुष वॉलंटियर्स भी हैं, हमारे कलेक्टिव हैं उनके मेंबर्स हैं। और अभी कुछ समय से गांव में यूथ ने एक बहुत बड़ी भूमिका धीरे धीरे वो लोग प्ले कर रहे हैं। तो जहाँ हमें ऐसे यूथ मिल रहे हैं, मोस्टली ये युवा पुरुष हैं, कुछ जगह युवा महिलाएं भी हैं, तो इनको भी हम जोड़ रहे हैं समुदाय में कोरोना की देखभाल के लिए। कुछ जगह हमें सहयोग मिल रहा है आशा से, आंगनवाड़ी वर्कर्स से भी। समुदाय स्तर पर देखभाल में जैसे मैंने पहले बात की कि एक तो उनका बड़ी भूमिका है जानकारी पहुंचाना, और दूसरी उनकी जो भूमिका है घर पर देखभाल। तो मैं थोड़ा इस बारे में और ज्यादा जानना चाहूंगी कि घर पर देखभाल में के क्या क्या अलग अलग पहलू हैं। एक सवाल जो हमारे पास आता है कि हम किनको बोलें कि कोरोना है, और हमारे मन में ये रहता है कि टेस्ट जिसका हुआ है हम उसको ही माने। पर हम देख रहे हैं आज ये भी मुश्किल हो रहा है टेस्ट हो पाना, टेस्ट की रिपोर्ट भी देर से आती है। और ये भी है कि अगर हम साइंस भी देखें तो जब पेंडेमिक इतना ज्यादा फैल जाता है, गांव गांव में फैलता है, शहर शहर में, तो इतना आवश्यकता भी नहीं है टेस्ट की। हम ये मान सकते हैं कि जिनको कोरोना के लक्षण है ना, हम जानते हैं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त होना, और कभी कि किसी को स्मेल, उनको सूंघने की शक्ति और खाने का स्वाद चले जाता है, जिनको ये लक्षण है हम ये मान सकते हैं कि ये कोरोना है। इसमें हमारे को टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे ही समुदाय में भी जो लोग हमको मिले तो हम एकदम से सोच सकते हैं कि ये कोरोना है, और एक बार हम ये जब पहचान हो गई तो इसके बाद में इसके में करने की क्या जरूरत है उस पर हम आगे आते। और अगर हमें किसी भी परिवार में मिले कि किसी को भी ये लक्षण है, मतलब किसी भी, मान लीजिए किसी महिला को कोरोना है, तो हम ये भी जानकारी ले लें कि उस परिवार में और किसी सदस्य को तो कोरोना नहीं है। एक बार जब पहचान हो जाए किसी घर में कोरोना की, तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो मेडिसिन किट देंगे, और एक पर्चा भी है जिसमें कि घर पर देखभाल में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सारी जानकारी बहुत ही सरल तरीके से चित्रों के द्वारा और सरल मैसेज के द्वारा दिया हुआ है। तो हमारे कार्यकर्ता भी समझाते हैं, और वो जो एक पर्चा है वो भी परिवार में रहता है, जिसको भी देख करके एक दोहरान हो जाता है। तो कार्यकर्ता उनको समझा रहे हैं कि कैसे वो अलग रहें, और अलग रहें, अलग कमरे में या अलग खुली जगह में रहें, जैसा उनके लिए सहूलियत है, जैसा संभव है। जहाँ पर घर हैं जिसमें खिड़कियां और पंखे सब हैं, तो एक मैसेज जो हमें बार बार करना है कि वो खिड़कियां खुली रहें, पंखे ऑन रहें। और ये लागू होती बात हम सबके ऑफिस के लिए भी, कार्य क्षेत्र के लिए भी, कि जितना हमारी खिड़की खुली, पंखे खुले रहेंगे तो उतना ही वो हवा का मूवमेंट रहेगा। और अब आप भी जानते हैं कि कोरोना मुख्यतः फैलता भी हवा के द्वारा है। हवा में वो छोटी छोटी एयर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि वो हवा में घूम रही होती हैं उस व्यक्ति से जिसको कि कोरोना है। अगर हवा चल रही है अच्छे से तो ये जो कोरोना के कीटाणु हैं ये बिल्कुल एकदम बिखर जाते हैं और एक से दूसरे तक फैलने की सांसें बहुत कम हो जाता है। अगर किसी को है कोरोना
तो वो अपने घर से बाकी लोगों से एक दूरी बना करके रखें। पर यहाँ हम ये भी ध्यान रखें कि कहीं पर तो बहुत जरूरी हो जाता है एक संपर्क करना। मान लीजिए एक युवा है और उसके माता पिता को कोरोना, युवा को कोरोना है, माता पिता को नहीं है, और कोई दवाई है जो कि उसको देने जाना है, तो इतना भी वो डर नहीं हो जाए कि वो जो दवाई देने जाना जो इतना जरूरी काम है वो छूट जाए। तो कहीं बहुत जरूरी है तो वो उनके नजदीक जाएं, लेकिन जो नियम है ये पर्सनल प्रोटेक्शन के, उनका ध्यान रखें, दूरी बनाएं, खुले में मिले और बंद जगहों में नहीं मिले। घर पर देखभाल में और कहीं भी हो कोरोना की देखभाल में ये बहुत जरूरी है कि खूब चीजें पी जाएं। दिन में 3-4 लीटर पानी या अन्य पीने की चीजें ले सकते हैं, छाछ, नींबू पानी, चाय, दूध, राब पी सकते हैं, और जो भी चीजें हैं उनके पास वो पी सकते हैं। तो हम जो मेडिसिन किट दे रहे हैं उसमें ORS भी है। उसका एक कारण ये भी था कि बहुत दफे छाछ, नींबू पानी तक पहुंच नहीं होती, तो ORS भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो कि लोग पी सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं छाछ, नींबू पानी पीने की, तो हमें ये भी हम सबको ध्यान है कि अपने यहाँ लोग अगर खांसी है तो वो कहेंगे छाछ नहीं पीना। तो इस बारे में भी हम बात करते रहें कि वो जो जो उनको पीने की चीजें मिल रही हैं वो जरूर पीते रहें। एक कोरोना में उल्टा लेटना, उल्टे लेटने से बहुत फायदा देखा गया है। तो ये भी जो घर पर जाके समझा रहे हैं कोरोना से ग्रसित पुरुष की महिला, उनको ये भी बताएं कि वो उल्टा लेटे। उल्टा लेटने से लंग्स अच्छा खुल पाते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। उनको ये भी बताएं कि वो एक तो कि इसमें खतरे के लक्षण क्या है ना, क्या हो कि जिनको कोरोना है, जिससे कि वो अलर्ट हो कि हाँ अब मेरे को आगे किसी से तुरंत बात करनी है। तो वो भी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं जो कि एकदम अलर्ट कर दे जिनको कोरोना है कि उनको आगे से केयर लेनी है, और वो एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें। तो एक सिंपल एक बात जो हम कर सकते हैं, दिन में 3-4 बार तो वो चलें, हर बार 10 मिनट के लिए ऐसा चलेंगे तो उनके शरीर में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता रहेगा, उनकी लंग्स भी अच्छे से खुलेंगे और उनका थोड़ा मन भी अच्छा रहेगा। साथ ही लेकिन चलते समय कहीं भी उन्हें थोड़ी परेशानी हो तो वो वहीं रुक जाएं और आराम करें। और फाइनली जो घर पे विजिट कर रहे हैं उनकी जो वॉलंटियर्स हैं, एक जिम्मेदारी है कि वो लोगों जो कोरोना के पेशेंट हैं उन मोटिवेट करें, उनका उत्साह बनाएं। अच्छा, एक सवाल बार बार आता है कि हम आइसोलेशन की बात तो करते हैं पर गांव में तो ये बड़ा मुश्किल है, उनके तो घर ही एक कमरे के हैं, कौन अलग रहे, कैसे अलग रहे। तो घर में अगर कई लोगों के लक्षण हैं वो सब साथ में रह सकते हैं, उनको आपस में दूरी बनाने की जरूरत नहीं, पर वो उनसे दूर रहें जिनको की लक्षण नहीं है। और अगर एक ही जने को लक्षण है तो वो दूर रहे, लेकिन बाकी लोग सब इकट्ठे रह सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि वहाँ पे स्थिति क्या है और किनको अलग करना संभव है और किनको नहीं। अगर एक माँ है और उनके छोटे बच्चे हैं और माँ को लक्षण है तो, और माँ और बच्चों को हमने अलग कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। बच्चों की देखभाल कैसे होगी, और बच्चों से दूर होने से जो माँ को टेंशन होने लगेगी उससे भी उसकी केयर और अफेक्ट होगी, उसकी खुद की कंडीशन और अफेक्ट होगी। ऐसे में बेटर यह है कि वो साथ में रहें। और कोई बुजुर्ग लोग हैं जिनको जो कि लक्षण नहीं है वो जरूर दूर रहें। तो जिनको लक्षण है वो घर के अंदर रह सकते हैं या खुले में रह सकते हैं। तो थोड़ा बताना चाहूंगी, अभी हमारे जैसे नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को हुआ कोरोना, तो उनसे जब बात की मैंने तो वो बता रहे कि मैडम हम तो अपने घर में, अलग घर है हमारा और हमारे घर के सामने भी खेत है और पीछे भी खेत है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जिस जगह आप हो सब ऐसी जगह के लिए तरसते हैं, अगर ऐसा आपके पास जगह तो फिर आधी बीमारी तो आपकी वही खुली हवा से और आपके घूमने फिरने से ठीक हो जाएगी। तो हम भी ये सारे विकल्प देखें, पेड़ के नीचे रहें,
ना, घर के पीछे कोई बना हुआ घर है, खाली है, वहां जाएं। अगर वो अलग रह रहे हैं, उनके घर वाले उनके लिए खाना ला करके बाहर रख सकते हैं, पर पूरे ध्यान रखते हुए। जिनको कोरोना है उनका मनोबल बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम बात करते रहे कि बीमारी कट जाएगी, अपना समय लेगी, निकलेगी, वो अच्छे से ध्यान रखें, खाएं पिएं, थोड़ा घूमते फिरते रहें। और ये इसलिए भी और इम्पोर्टेंट है कि इतना ज्यादा डर बन गया है ना, और ये डर शहरों में भी दिखता है और गांव में भी दिखता है। एक तो वैसे ही डर है, ऊपर से जो मैसेजेस आते हैं ये डर को और बढ़ाते हैं। तो ये एक हिस्सा है, पर साथ ही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिनको हो रहा है कोरोना, और जो लोग कम डर के साथ और अपनी गतिविधियां करते हुए ये बीमारी का समय निकाल रहे हैं, वो और आराम से और जल्दी ठीक हो रहे हैं, और उनमें समस्याएं भी कम हो रही हैं। तो जो मैं होम केयर में जैसे एक विजिट हुई और उस विजिट में पता चला किसी परिवार में कोरोना है, तो हमारे वॉलंटियर्स मेडिसिन किट्स भी दे रहे हैं, और इसके बाद 2-3 दिन बाद में वो दोबारा से उनसे संपर्क कर रहे हैं। ये संपर्क फोन पे भी हो सकता है और या फिर विजिट पे भी हो सकता है, पर अगर वो जा भी रहे हैं तो वो घर के बाहर से मिल रहे हैं, मास्क और फेस शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये जानकारी लेते हैं कि कोई परिवार में या जिनको कोरोना है कोई खतरे के लक्षण तो नहीं है, और खतरे के लक्षण अगर हैं तो ऐसे लोगों में वो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापेंगे। अभी पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास में नहीं आए हैं, तो अभी हमारे वॉलंटियर्स ये नहीं नाप रहे हैं, अभी बस वो जानकारी ले रहे हैं। पर एक बार जब पल्स ऑक्सीमीटर भी आ जाएंगे तो वॉलंटियर्स पल्स ऑक्सीमीटर लेकर के जाएंगे, जहाँ खतरे के लक्षण है उनमें वो चेक करेंगे ऑक्सीजन लेवल। वो ये भी देखेंगे कि उस परिवार में कहीं और आवश्यकता तो नहीं है खाने की, पानी की, और अगर कोई आवश्यकता है तो फिर वो कोशिश करेंगे कि कैसे उसको वो मीट कर सकें। जैसे अभी हाल में ही जो है हमें जानकारी मिल रही है कि लोगों के पास खाने के लिए गेहूं है पर बाकी चीजें कम है, तो जहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या है वहां फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको कुछ सपोर्ट मिल सके उनके बीमारी के समय के लिए। और जो फॉलो अप्स होते रहेंगे ये 15 दिन तक होंगे बीमारी की शुरुआत के बाद से। मैंने काफी बात करी गंभीर कोरोना की, तो समुदाय में गंभीर कोरोना की पहचान के लिए ये कुछ लक्षण हैं। अगर किसी को कोरोना है, 5 दिन भी हो गए लेकिन बहुत तेज बुखार उनको बना हुआ है, अगर किसी को सांस में परेशानी होती है, और सांस में परेशानी बैठे बैठे भी हो सकती है, और अगर कोई बोलता है कि नहीं बैठे पे तो नहीं है पर वो चलते हैं, थोड़ी देर भी चलते हैं, 5 मिनट भी चलते हैं, तो सांस में परेशानी होने लगती है, ये भी हमें अलर्ट करता है कि इनको कोरोना मॉडरेट से गंभीर की तरफ शायद बढ़ रहा है। अगर किन्हीं को खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब 5-6 दिन हो गए लेकिन कोई बोलते हैं मेरी खांसी और बढ़ गई, तो ये भी एक खतरे का लक्षण है। और अगर ऑक्सीजन लेवल किसी की 95 से कम है, वो भी खतरे का लक्षण है। कभी कोई हम अगर बोले कि उनको खूब ज्यादा उल्टियां हो रही हैं या खूब ज्यादा दस्त हो रहे हैं या कोई सुस्त हो गया है, तो ये भी एक खतरे का लक्षण है। तो अगर किसी को भी खतरे का लक्षण है तो वॉलंटियर्स उनको बोल के रखेंगे कि आप तुरंत मेरे को संपर्क करो, और अगर संपर्क नहीं होता तो फिर सीधे हॉस्पिटल जाएं। तो ऐसे जिनको भी गंभीर कोरोना है उनकी ऑक्सीजन लेवल्स भी चेक करेंगे और हेल्पलाइन पर फोन करेंगे। और अगर हेल्पलाइन पर बात करके ये लगता है कि नहीं इनको तो रेफर करने की ही जरूरत है, तो जो वॉलंटियर्स हैं वही रेफर की भी व्यवस्था करेंगे, और रेफर किया जा सकता है कोविड केयर सेंटर्स में, और कोविड केयर सेंटर्स अगर जहाँ पर चालू नहीं है तो भी CHC में रेफर किया जा सकता है। और रेफर के लिए एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर देरी लग रही है तो मोटरसाइकिल या कोई और गाड़ी है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हेल्पलाइन भी अभी चालू नहीं हुई है, अभी उसकी भी तैयारी चल रही है, एक बार चालू हो जाएगी। और अगर कोई कहता है नहीं हमें तो जाना ही नहीं है, तो हेल्पलाइन ही
फिर क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, इसमें सपोर्ट करेगी। वॉलंटियर्स को जो हम सप्लाईज दे रहे हैं उसमें उनके लिए सेफ्टी किट, मल्टी लेयर्ड क्लॉथ मास्क हम दे रहे हैं, फेस शील्ड दे रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाएगा उनको, और मेडिसिन किट्स दी जाएंगी। और साथ ही जो पैम्फलेट घर पर देखभाल के लिए कोई अगर वीडियो है वो उनको हम देंगे, और एक फॉर्म जिसमें कि वो सब नोट करते रहें जिन जिन लोगों में कोरोना है उनकी जानकारी। कुछ वॉलंटियर्स के लिए हमने कुछ डूज एंड डोंट्स या कुछ नियम भी सोचे हैं, है ना। उनको ये ध्यान रखना है कि हमेशा वो इज्जत से मिलें सबसे, हमेशा अपना बचाव करके रहें, मास्क और फेस शील्ड का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, हर विजिट के बाद में हमेशा बाहर से ही बात करें, और कहीं भी अगर उनको दिखता है कि किसी को कोई गंभीर रूप से बीमार है तो वो तुरंत हेल्पलाइन पे बात करें, और अभी जब तक हेल्पलाइन नहीं है तो वो अपने फिर ब्लॉक लेवल पे बात करें। और जो उनको नहीं करना है कि किसी परिवार में उन्हें जानकारी मिलती है वो जानकारी वो और लोगों के साथ में नहीं बांटे। वॉलंटियर्स कुछ नोट भी करते रहेंगे कौन कौन लोग हैं उनकी जानकारी, और ये रिपोर्ट्स वो आगे ब्लॉक लेवल पर रोज देते रहेंगे। ये जो दूसरी बात मैंने शुरू में बोली थी कि एक अवेयरनेस ऑन कोरोना जो कि हम और बड़े क्षेत्र में कर सकते हैं, मैं इसको आगे ले जाऊंगी क्योंकि इसके बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ। हाँ, इसमें जस्ट ये कि क्या रणनीति हमने सोची है, तो हमें लगा कि कुछ पोस्टर्स जो कि हम व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकें, कुछ वीडियोस बना करके ये भी हम आगे शेयर करें, जो भी फिर गांव में एक से दूसरे को जा सके। छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलकर के भी हम जानकारी शेयर करें, खासतौर से जैसे गांव में सरपंच के साथ, या और जो वहाँ कई गांव में गड्ढा गमेती जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ में, चाय की दुकान लोग कहते हैं कि वहाँ पे खूब चर्चा होती है, वहाँ पे भी, तो ऐसी जगहों पर भी हम ये जानकारी शेयर करें और फिर इनके थ्रू ये जानकारी पहुंचे गांव में अन्य लोगों तक। ये कुछ तस्वीरें जो अभी समुदाय में कोरोना की देखभाल शुरू हुई, तो ये दो आप जो देख रहे हैं ये हमारी ट्रेनिंग्स हैं, जो कि पंचायत स्तर पे जो वॉलंटियर्स मिले उनकी ट्रेनिंग हो रही है। ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से ड्रग किट्स बन रहे हैं, मेडिसिन किट्स, और नीचे हमारी एक वॉलंटियर है हमारी स्वास्थ्य किरण, जो कि घर जाकर के महिला को उसकी दवाइयां दे रही हैं। और ये भी एक कोरोना के पेशेंट हैं, उनका एक फॉलोअप किया जा रहा है। तो अभी इस काम को शुरू हुए हमारे लगभग 1 वीक हो गया है। इस 1 वीक में करीब 400 जगहों पर तो हमने मेडिसिन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, और लगभग 150 से 200 के लोगों के हमने फॉलोअप भी किए हैं। तो एक जो हमको बहुत एनकरेजिंग बात लगी कि जब फॉलोअप हुए तो अधिकतर लोगों ने बोला कि उनको काफी सुधार है ना, उन्हें बहुत खुशी हुई मेडिसिन किट मिलने से, और कुछ लोगों की दवाइयां खत्म हो गई तो उन्होंने और मेडिसिन डिमांड की। और यही नहीं बल्कि जहां हमने ये काम शुरू किया है उसके आसपास की पंचायत से भी लोगों के ने संपर्क किया कि आप ये किट्स यहाँ भी आप देना स्टार्ट करें। तो ये लगता है कि अभी इतना ही समय हुआ है पर काम जो है ये सही दिशा में जा रहा है। और ये हमने अभी तक जो पोस्टर्स बनाए हैं, एक सवाल जवाब हैं कोरोना के, वो हमने तैयार किए हैं, कुछ वीडियोस हैं, ये एक लिंक है और ये लिंक मैं आपके साथ बाद में शेयर भी कर सकती हूँ। आई थिंक मैं यहाँ रुकती हूँ और अब कोई आपके सवाल और वो उन पे हम और बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच संजना जी, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है अभी तक। काफी सरल भाषा में आपने एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बताया और कैसे डील करें इसको समुदाय स्तर पे, वो आपने जानकारी दी। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन चैट पे ऑलरेडी आ गया है, तो मैं उनका प्रश्न आपके सामने रख देती हूँ। उस टाइम पे मैं दूसरे लोगों को सोचने का, बोलने का मौका दूंगी, और किसी को कोई सवाल है तो चैट में भी लिख सकते हैं। सतीश जी, उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसमें बता रहे थे कि साथ में रह सकते हैं, तो उसी पर था कि अगर कोई कोविड पर्सन है फैमिली में, अगर वो 2-3 लोगों के साथ रहेगा, तो किसी पर्सन की अगर उसकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, मतलब उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा।
बट साथ में रहना उनको कैसे हेल्प करेगा, वो ये जानना चाह रहे हैं। साथ में रहना, जो मैंने बात करी कि अगर परिवार में ही मान लीजिए 2-3 लोग हैं जिन दोनों तीनों को लक्षण है ना, उनकी मैंने बात की कि अगर लक्षण है और वो साथ में रहेंगे तो क्या है, एक दूसरे के साथ रहने से देखिए वो एकदम अकेलापन नहीं होता। अदरवाइज हम देखते हैं कि बहुत दफे लोग जिनको है कोरोना वो अलग अलग कमरों में रहते हैं, वहां पे जो उनको अकेलापन, जो डिप्रेशन होता है वो भी फिर उनका चलता रहता है और वो उससे भी उनकी बीमारी शायद और लंबी लगती है और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। पर अगर दोनों तीनों लोग साथ में हैं तो उनकी बातचीत, एक दूसरे का हौसला मिलना, इससे उनको सपोर्ट मिलेगा। मेरे कहने का ये नहीं था कि अगर किन्हीं को लक्षण नहीं है वो भी साथ रहें एज अ जनरल रूल। पर अगर मान लीजिए जैसे वही उदाहरण पे हम आते हैं कि महिला को है कोरोना और उनके बच्चे हैं छोटे, 9 साल के, 8 साल और 3 साल या जैसे, तो अगर वो बच्चे अलग हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। बच्चे अगर उनके साथ में रहते हैं तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा, उनको अच्छा भी लगेगा। तो ये हमको देखना होगा कि किन लोगों को साथ में रहना चाहिए और किनको अलग रहना चाहिए। धन्यवाद आपके उत्तर के लिए। एक और सवाल है कि we have heard that the government is giving medicines to identified people. What is your observation on that? Is the medicine that you are giving? And in addition to that, how to protect volunteers from COVID? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है वर्षा। तो मेडिसिन बिल्कुल गवर्नमेंट भी दे रही है। हमने कई जगह पता किया तो गवर्नमेंट के पास भी ना सप्लाईज बहुत कम है मेडिसिन की। इनफैक्ट कुछ जगह तो उन्होंने हमसे भी बोला कि आप ही किट्स हमको दे दीजिए। एक चैलेंज जो और आया कि गवर्नमेंट की जो किट्स हैं ये बहुत वेरी करती हैं। एक पीएचसी में कोई दवाई है, दूसरी पीएचसी में कोई दूसरी दवाई है। तो हमने जो किट अपनी तैयार की है वर्षा, ये हमने एम्स की गाइडलाइंस और सीएमसी वेलोर, ये दोनों ही अपने देश के शीर्ष मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो गाइडलाइंस हैं हमने उनसे अपनी बनाई है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि ये दोनों गाइडलाइंस बोलती हैं कि कोई एंटीबायोटिक देने की कोई आवश्यकता नहीं है रूटीनली। तो हमने भी एंटीबायोटिक नहीं रखी है। जिसकी आवश्यकता है पैरासीटामोल की बहुत है, मल्टीविटामिन ली जा सकती हैं और ओआरएस जैसा मैंने पहले भी कहा। तो ये हमने अपनी बनाई है गाइडलाइंस। दूसरी बात आपने बोला कि वॉलंटियर्स कैसे प्रोटेक्ट हो, तो इस काम में मैं कहूंगी कि पहली बात ये वॉलंटियर्स प्रोटेक्टेड रहें। तो इसका खूब अब एविडेंस है कि खुले में वायरस के स्प्रेड होने की चांस बिल्कुल कम हो जाती है। तो वॉलंटियर्स जहाँ भी मिले खुले में मिले और वो अपने मास्क का इस्तेमाल करें, मल्टी लेयर्ड मास्क और फेस शील्ड का इस्तेमाल करें। और जिनको है कोरोना उनके वही पास में ना मिले तो ये प्रिकॉशंस वो यूज करेंगे। और साथ ही हैंड वॉशिंग, हर एक घर में वो मिले उसके बाद में वो हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो ये सब मेजर्स वो अपनाएंगे तो इससे उनका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। थैंक यू संजना जी। एक सवाल है टॉयलेट यूज को लेके, क्योंकि गांव में भी ज्यादा टॉयलेट्स नहीं होते, सबके घर में एक ही टॉयलेट मिलेगा, तो क्या टॉयलेट शेयर करना भी रिस्की हो सकता है? और अगर यूज करना है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसमें भी जैसे अब जो नया एविडेंस है वो यही है कि ये एयर से ट्रांसमिट होता है। तो टॉयलेट में भी जाएं तो अगर सेम टॉयलेट है तो जिनको कोरोना है एक तो वो अपना मास्क इस्तेमाल करें, और भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो मास्क इस्तेमाल करें, एक ये। और दूसरा, टॉयलेट में भी बीच के समय में खिड़की दरवाजे खुले रखें जिससे कि वहां भी एयर मूवमेंट होता रहे। और अगर कोरोना के कीटाणु हैं भी, अगर खुला है हवा वहां से इधर उधर आ रही है तो वो कीटाणु भी बाहर हो जाएंगे। ये हम करेंगे तो फिर रिस्क नहीं है उसमें ट्रांसमिशन का। जी संजना जी, मैं और आगे सवाल पूछना चाह रही थी कि स्पेशली मदर्स को लेके है और उनके इन्फेंट्स को लेके कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो क्या बच्चे भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, उन्हें कैसे बचाया जाए?
तो वर्षा, अभी जो हम कोरोना का स्ट्रेन देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है ना, बहुत जल्दी फैलता है एक से दूसरे को। और हम सब ने देखा होगा कि इतने हमारे मिलने वाले होंगे जिसमें एक जना इन्फेक्ट हुआ तो बहुत जगह पूरा परिवार इन्फेक्ट हो जाता है। और ये बदलाव हुआ है पिछले साल में ही, जो एक म्यूटेशन या 2 म्यूटेशन या मल्टीपल म्यूटेशन हुई है उस कारण। तो अगर मदर इन्फेक्टेड है और उनके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को बचा पाना तो संभव नहीं है, वो भी इन्फेक्ट होंगे। पर ये भी है कि छोटे बच्चों में होगा इन्फेक्शन तो वो अधिकतर एक बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा, हो सकता है पता ही नहीं चले, है ना, उस बच्चे में कोई लक्षण नहीं भी आए या हल्का सा बुखार हो। पर हम ये तो मान लें कि मदर से छोटे बच्चे तो होंगे इनफेक्ट। रौनक भी एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या नॉन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस मेडिसिन दे सकती हैं क्या? इसमें जो गवर्नमेंट की ही गाइडलाइंस हैं, मतलब हमने उन्हीं को बेस बना के किया, क्योंकि गवर्नमेंट ही अब बोल रही है कि ANM और आशा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी मेडिसिन। तो अब आशा तो हेल्थ वर्कर वैसे नहीं है ना, वो वैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो ये पेंडेमिक टाइम है और पेंडेमिक टाइम में हमें चाहिए कम्युनिटी स्ट्रेटजीज। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ऑर्डर को देखते हुए ये किया जा सकता है। पर फिर भी ये मतलब क्योंकि एक थोड़ा मुश्किल सवाल है, इस पे हम थोड़ा अलग से भी और चर्चा कर सकते हैं। एट इमीडिएट अगर मैं बोलूँ तो मेरे को लगता है कि ये किया जा सकता है। हमें पहुंचना है लोगों तक, है ना, और अगर वहां पर और कोई है ही नहीं और अगर हमारी टीम्स हैं तो हम पहुंचे वहां पे। बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे कल मेरी बात हो रही थी CMHO से, तो उनका कहना था कि आप हमें दे दीजिए मेडिसिन, हमारी ANMs हैं वो सब जगह पहुंच रही हैं। लेकिन जब मैं देख रही हूँ इतना, हमारी टीम ने के साथ ही हमारी कल मीटिंग हुई सलूम्बर में, वो लोग गए, मतलब उन्होंने पिछले 3-4 दिन में ही सलूम्बर गोगुंदा में 400 लोगों तक पहुंच के उनको किट्स दी। अगर और कोई पहुंच रहा होता तो उनके पास पहुंच गई होती किट, है ना। तो मेरे को लगता है कि इसमें हम बिल्कुल कर सकते हैं और अपनी टीम को तैयार करके और हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। एक काफी मतलब प्रैक्टिकल इशू है खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में, वो ये कि हमें अक्सर बताया गया है कि कोविड होने के बाद आपको एडुकेट रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग वेज अर्नर्स हैं जो फिजिकल लेबर करते हैं एंड उनको बहुत रहता है कि वो काम पर तुरंत लौट जाएं, तो उनके लिए क्या समस्याएं वापस हो सकती है और उनके लिए क्या आपका सुझाव रहेगा? तो वर्षा, ये तो रेस्ट की तो जरूरत है और ये मैं अनुभव से भी बोल सकती हूँ, 2 बार मुझे हो चुका है कोविड और इसमें बिल्कुल एक तरह से ना बिल्कुल शरीर से एनर्जी निकल जाती है। तो रेस्ट की है जरूरत और शायद 15-20 दिन टोटल मैं बोल रही हूँ, पर ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे परसों मैं गई थी गोगुंदा में राम, तो वहां जिनको कोरोना था वो तो अपने घर की बाड़ी बना के आ रहे थे, पर जब वो खेत में बाड़ी बनाने गए तो वो अकेले थे। तो जितना कोई जना खुद कर सकता है वो कर ले, उससे भी उसका मन भी अच्छा रहेगा। पर पूरा यही ध्यान रखते हुए कहीं भी लगे कि थक रहा है तो वो वहीं पे रोक दे, मतलब फोर्स्ड रेस्ट नहीं है, हम बोले वो शरीर की सुन के जो शरीर कहता है वो करें। पर ये जरूर है वर्षा, जो आपने बोला ना डेली वेज अर्नर्स, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें कि वो और लोगों के संपर्क में आते हैं वो काम नहीं करें ना, क्योंकि उससे रिस्क है और लोगों तक स्प्रेड होने का। तो जब से स्टार्ट हुए सिम्टम्स 15 दिन तक तो वो ये करें कि वो नहीं मिले औरों से, नहीं तो क्या है ये बीमारी ऐसे ही मतलब फैलती जाएगी। जी संजना जी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन शायद सभी लोगों के लिए काफी रेलेवेंट होगा, क्योंकि हम वॉलंटियर्स की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि प्रेशर बहुत है हेल्थ सेक्टर पे भी। तो एक आपके ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और आप बता सकें कि आपका क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन करने का वॉलंटियर्स को, क्या चीजें आपने देखी थी वॉलंटियर्स को लेने से पहले? हाँ, तो वॉलंटियर्स में वर्षा ऐसे एक तो जो लोग पहले से भी जुड़े हुए थे है ना हमारे साथ में और हमारे या आजीविका के साथ में भी, जो कि समुदाय एक तरह से हम बोले कि
हमारे और समुदाय के बीच की एक कड़ी रहे हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्य किरण हैं, महिला वॉलंटियर्स हो, या और कोई पुरुष साथी। तो जो गांव के रहने वाले हों, अगर वो पढ़े लिखे हों तो वो एक एडवांटेज है, पर वो एकदम जरूरी नहीं है। पर साथ ही ये कि उनको पूरा काम बता करके हमने पूछा उनसे कि क्या वो इसमें जुड़ना चाहेंगे। और मतलब ये जान के भी हम लोगों को भी खूब खुशी हुई कि जब ये पूरी बात उनके साथ शेयर हुई तो लोग एकदम तैयार हो गए, है ना। उन्हें भी फिक्र है उनके गांव की, तो लोगों की खुद की इच्छा इस काम के लिए। अगर कोई इसमें नहीं जुड़ना चाहते तो फिर हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। एक और रियलिटी जो हमारे सामने आई कि अभी हमारे बहुत से वॉलंटियर्स पहले से जो हैं वो बीमार भी हैं, तो उनको छोड़ के कहीं पे उनके खुद के ही बेटा है जो मतलब बड़ा है थोड़ा, जिसने पढ़ाई की है, वो जुड़ गया इस काम से। तो मैं कहूंगी कि सारे चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए जो लोग इस काम से जुड़ने को तैयार हुए वो हमारे वॉलंटियर्स बन गए। जी, और वॉलंटियर्स की सेफ्टी से जुड़ता हुआ भी एक और सवाल है कि क्या कोई प्रोटोकॉल है वॉलंटियर्स की सेफ्टी इंश्योर करने को लेके, और क्या हो अगर वो खुद एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन जाएं? तो अभी प्रोटोकॉल्स तो हमने ही तैयार करे, और अगेन प्रोटोकॉल्स हमने और जो जैसे मैंने बताया था एम्स, CMC या और भी कुछ गाइडलाइंस हमें मिली, उनको रेफर करते हुए हमने तैयार किए। अब ये एक चैलेंज ये आता है कि कम्युनिटी लेवल पर केयर के इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं है, तो हमने जो हमें मिले उनको अडेप्ट करके कम्युनिटी के लिए उनको तैयार करा। और अभी के टाइम में वैसे जब वो इतना मतलब एक तरह से मैं फिर से ही बोल रही हूँ कि पैंडेमिक जब इतना फैल रहा है, तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स तो कुछ हो सकते हैं, पर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होंगे जितना लोग जिनको की सिम्टम्स हैं। तो एक बात है कि सब बिल्कुल अलर्ट रहें, जिसको भी जरा से भी सिम्टम्स हो वो तुरंत वो उसी पॉइंट से विड्रॉ कर जाएं। और दूसरी बात यह है कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स अगर होते हैं तो उनसे रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फिर कम रहता है। और एक और बात यह कि अगर फिर भी कोई है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर और फिर वो पूरे ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, है ना, जो जिसकी हमने बात की, खुले में मिलेंगे, खुद पर्सनल प्रोटेक्शन यूज करेंगे। और इसमें एक बात और जो मैंने बोला नहीं इतना, पर जिनको है वो लोग भी पर्सनल प्रोटेक्शन यूज करें, है ना। अगर वो ये सब फॉलो करेंगे तो भी रिस्क उनसे आगे फैलने का कम हो जाएगा। So, आपके इतने सवालों के बीच में देयर आर मेनी वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू संजना जी। बहुत बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं, काफी इन्फॉर्मेटिव है। उनमें से एक सवाल भी है और एक कॉम्प्लीमेंट भी है आपके लिए अजय मेहता जी की तरफ से। वो लिख रहे हैं वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव, और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं क्या। थैंक्स अजय साहब, आपका सपोर्ट एप्रिसिएशन हमेशा रहता है और ये हमको और एनकरेजेस अस इवन मोर। तो फाइनेंशियल तो ये काम तो मुश्किल है वर्षा, है ना। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इतने लोग हैं जिनको है इन्फेक्शन। तो अभी रिगार्डिंग फाइनेंसेस हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से लोग आ भी रहे हैं, यू नो, कमिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट। तो समस्या बड़ी है, पर ओवरऑल जो सपोर्ट है हमें वो भी आता हुआ दिख रहा है। उससे हमको ये लग रहा है कि नहीं, काम मतलब हमारे को जितना सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा। एक प्रैक्टिकल चैलेंज जो अभी हमें आ रहा है वो है कि ड्रग्स भी उतना आसानी से नहीं मिल रही, ड्रग्स भी थोड़ा धीरे धीरे से आ रही हैं। तो अगर ये भी थोड़ा और फास्ट आ जाए तो हमारे भी जो मेडिसिन किट्स हैं और फटाफट बन जाएं और फील्ड में पहुंच जाएं। तो कल जैसे हमने एक रिव्यू करा था टीम्स के साथ, तो हर जगह से हमने यही सुना कि अभी मेडिसिन नहीं पहुंची हैं। तो यही हमको थोड़ा लग रहा है कितना जल्दी हम बना करके पहुंचा सके। थैंक यू संजना जी। आई होप आपका टाइम परमिट कर रहा है इतने सारे सवाल लेने के लिए। सो वील कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम बिकॉज़ देयर आर मेनी क्वेश्चंस एंड आई होप आई डू जस्टिस टू ऑल हु आर राइटिंग। सो एक क्वेश्चन राजदीप जी ने पूछा है about black fungus, and he's writing that it is said that this fungus came through dust and there is a risk for farmers. How can one prevent from it? तो ये जो ब्लैक फंगस जरूर है ना, म्यूकोरमाइकोसिस, अब हम इसके भी खूब केसेस देखने लग गए। तो इसका जो एक बड़ा कारण दिख रहा है ना, वो लगता है कि जो स्टेरॉइड्स का
एक्सेसिव यूज जो हुआ है कोरोना में, उस कारण होता है। उस कारण ये फंगस का भी एक तरह से एक एपिडेमिक आ गया है। तो इससे जो बचाव के लिए तरीके हैं, एक तो ये कि जो केयर भी है जिनको कोरोना है वो पूरी एविडेंस बेस्ड और सेफ, मतलब सुरक्षित उनकी केयर मिले। अगर वो ज्यादा जैसे बंगाली के पास जाएंगे और बंगाली से या कोएक्सन को और स्टेरॉइड इंजेक्शन मिलेंगे, इन सब को होने से उनमें रिस्क बढ़ेगा ब्लैक फंगस का। पर अगर वो प्रॉपर केयर लेंगे, मेडिसिन किट्स की हम बात कर रहे हैं जो हम दे रहे हैं, और आने वाले समय में अगर और मान लीजिए सेवा मंदिर भी और भी हम वो किट्स देते हैं लोगों को, उन किट्स में रिस्क नहीं है ब्लैक फंगस का। ये जरूर होगा कि जिनको हम किट्स दे रहे हैं इनमें से भी कुछ लोगों में बीमारी गंभीर होगी और उनको फिर स्टेरॉइड देने की आवश्यकता रहेगी। पर एक होता है कि स्टेरॉइड सिर्फ उनको दी जाए जिनको रियली में आवश्यक है, और वो भी सही डोज दी जाए। जब इन बातों का ध्यान होगा, उनसे रिस्क फंगल इन्फेक्शन का बिल्कुल कम होगा। तो एक ये कि फिर बंगाली से भी इलाज न लें, है ना, यही प्रॉपर केयर लें, तो इन सब से उनका रिस्क कम होगा। जी संजय जी, कुछ ओपन डेफिकेशन को लेके भी सवाल हैं कि कितना डेंजरस है ये स्पेशली इस टाइम पे, और वो कैसे इंश्योर करें कि ओपन डेफिकेशन की वजह से कम स्प्रेड हो, उसके ऊपर आपकी राय जानना चाह रहे हैं सब। ओपन डेफिकेशन से मुझको नहीं लगता कि मतलब जैसे कोरोना का रिस्क वो बढ़ेगा, है ना। और ओपन डेफिकेशन जरूर वो हमारे लिए चैलेंज है ही पहले से ही, क्योंकि उससे रिस्क बढ़ता है यू नो डायरियल डिजीजेस का, और वो जरूर आने वाले समय में फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है जब गर्मी बढ़ेगी और पानी कम होगा। कोरोना की दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे हमने बात की ना कि खुले में तो वायरस बिल्कुल बिखर जाता है, और खुले में देखा गया है कि वायरस 10-15 मिनट से अधिक समय तक जीवित नहीं रहता, तो ये रिस्क नहीं है। कोविड केयर सेंटर को लेके भी कुछ सवाल है, थोड़ा सा वो डिटेल जानना चाह रहे हैं कि कितने बेड्स हैं वहां पर, क्या सेफ्टी और सैनिटेशन की फैसिलिटीज होती हैं। तो अभी जैसे इन 2 जगहों का अनुभव, जैसे गोगुंदा तो स्टार्ट हो गया है, और गोगुंदा में एक कला आश्रम, एक आयुर्वेद कॉलेज है, वहां पर ये सेंटर चालू हुआ है। तो उसमें है 20 बेड्स तो हैं, 20 से शायद ज्यादा भी हो सकते हैं बेड्स, और खुली जगह में है जहाँ पर और कोविड केयर सेंटर्स में वो भर्ती होंगे जिनकी ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रही हैं। मान लीजिए 94 से कम हम कट ऑफ मानते हैं, अगर कम हो उनको वहां भर्ती किया जाएगा और उनको ऑक्सीजन वहां पे मिल पाएगी, ऑक्सीजन और भी कोई मेडिसिन, और जैसे हमने बात की स्टेरॉइड, ये सारी मेडिसिन उनको वहां मिल पाएगी। तो उधर सलूम्बर में भी कोविड केयर सेंटर एक खुली जगह में बन रहा है, एक वो गर्ल्स हॉस्टल है, वहां भी अच्छा एयर फ्लो है, तो पेशेंट्स रह सकते हैं और उनके अटेंडेंट भी बीच बीच में उनसे जा करके मिल सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन के साथ में। तो वहां पर अच्छी केयर है, और क्योंकि खुला एनवायरनमेंट है तो रिस्क भी वहां पर ट्रांसमिशन का कम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वहां पर जो इन पेशेंट्स को जरूरत है ना, इनको जरूरत है प्रॉपर ट्रीटमेंट की समय पर स्टार्ट हो, और दूसरा ऑक्सीजन, वो उनको वहां पर मिलेगा। जी सन्ना जी, एक सवाल और अभी रौनक ने पूछा है कि क्या वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, मतलब उनका सवाल है कि आर वैक्सीनेटेड पर्सन और दोज हु हैड कोविड recent weeks are they safe enough to work as volunteers? हाँ, तो ये जो ग्रुप है, क्योंकि वैक्सीनेशन हमने देखा है कि वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट करता है सीवियर डिजीज से। जिनको वैक्सीनेशन है उनको हो सकता है हो कोरोना, पर अधिकतर वो माइल्ड इन्फेक्शन के रूप में होगा, और यही बात होगी उनको भी जिनको कि रिसेंट कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। पर ये क्योंकि एक नई बीमारी है, तो ये जो बात मैंने बोली कि वैक्सीनेटेड है या जिनको पहले हुआ है, अभी तक जो हमने देखा है वो यही बताता है। पर फिर भी जो सारे प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं वो तो इनको भी करने ही है ना, कि खुले में मिले, मास्क पहने। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए किसी को नहीं भी हुआ है वैक्सीनेशन,
पर वो भी ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे भी उनका रिस्क कम ही रहता है। और ये मैं थोड़ा इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो वैक्सीनेटेड होंगे वो क्या है कि थोड़ी बड़ी उम्र वाले होंगे, तो है ना, बड़ी उम्र में फिर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। पर आइदर वे क्या है कि वैक्सीनेटेड हो, रिसेंटली इन्फेक्टेड, दे आर अ लिटिल प्रोटेक्टेड, जितना हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग। एक सवाल और है, इसी से जुड़ता हुआ ही था कि जो वॉलंटियर्स जा रहे हैं उनके लिए ग्लव्स कितने इम्पोर्टेंट है फील्ड में काम करने में? क्या जरूरी है ग्लव्स का, या फिर उसके बगैर वो काम कर सकते हैं? तो उनके लिए ग्लव्स का इतना रोल नहीं है, क्यों हैंड हाइजीन का है ना, कि वो हर एक बार किसी पेशेंट से मिले उसके बाद में वो हैंड सैनिटाइज करें या हैंड वॉश करें। तो क्योंकि ग्लव्स भी वो, ये तो मुश्किल होगा कि हर घर के बाद वो ग्लव्स चेंज करें, और अगर वो हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं तो फिर उससे भी जो रिजल्ट है वो वही है। अल्टीमेट चीज जो हम चाहते हैं कि उनके हाथ साफ हों, और अगर उनके हाथ में कुछ वायरस आया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसके लिए हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश एक बेटर तरीका है, क्योंकि ग्लव्स में भी रह ही सकते हैं वायरस। तो ये सोचते हुए फिर हमने ये डिसीजन लिया कि ग्लव्स हम नहीं इसमें ऐड करेंगे। संजना जी, आप वॉलंटियर्स को प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्पेशली क्या ट्रेनिंग देते हैं? अगर वो आइडेंटिफाई होते हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरीके की राय हमारे वॉलंटियर्स दे सकते हैं फील्ड में? हाँ, तो एक तो हमने ना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मेडिसिन थोड़ा, जो बाकी हमारी सारी किट है जिसमें मल्टीविटामिन है, हम एक विटामिन डी भी दे रहे हैं, तो ये मेडिसिन हम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देते, क्योंकि ये सेफ नहीं है। मल्टीविटामिन में भी जो अलग अलग विटामिन की स्ट्रेंथ है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ नहीं भी होगी, पर उनमें हम पैरासीटामोल और ORS देते हैं। और ओवरऑल केयर के लिए हमारे मैसेजेस वर्षा वही हैं जो बाकी लोगों के लिए हैं, एक तो बाकी लोगों के लिए, और दूसरा ये जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को अदरवाइज हम मैसेजेस देते हैं कि वो रेस्ट, नॉट टू लिफ्ट वेट, ना वजन नहीं उठाएं, थोड़ा दिन में रेस्ट करें, ये मैसेजेस, और जो कि हम वैसे भी हर गर्भवती महिला को देते हैं। इसके अलावा हम कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं है। अच्छा, जी जी, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन बड़ी हेल्पफुल थी हम सभी लोगों के लिए। कुछ सवाल और हैं, आप इफ यू अलाउ मी, आई लाइक टू पुट इट अक्रॉस टू यू। आई थिंक देखो, ये जो समय है ये हम सबको जॉइंटली ही करना है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये क्वेश्चंस काफी अच्छे आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इसीलिए सवाल शायद आ भी रहे हैं। एक ये सवाल है कि बिना टेस्ट रिपोर्ट और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर किसी को भी मेडिसिन किट देना क्या उचित रहेगा? साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके लिए आपकी क्या राय? ये सवाल जब पेंडेमिक जैसे शुरू हो रहा था उस समय वो सही, ये सवाल बिल्कुल सही है, जब बीमारी इतना नहीं है। पर ये मानते हैं कि जब पेंडेमिक इतना फैल जाता है, जब वो समुदाय में फैल जाता है और गांव-गांव में फैल जाता है, तो उस समय अधिकतर लोग जिनको ये लक्षण होते हैं उनको यही बीमारी होती है। और वो इसलिए कि देखिए, कोरोना एक बिल्कुल नई बीमारी है और इसके लोगों में कोई भी इसके प्रति इम्यूनिटी नहीं या रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं हुई है। तो अगर एक नई बीमारी गांव में आएगी तो जो भी लोग उसके सामने पड़ेंगे उन सबको ये लग जाएगी। तो जब पेंडेमिक इतना फैल जाता है उस पॉइंट पर टेस्ट करने की इतना वैल्यू नहीं रहती। इनफैक्ट हमारे कुछ फ्रेंड्स जो इंग्लैंड में, उनसे 1 साल पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने तब भी वो ये बोल रहे थे, कहने लगे कि हमको तो बुखार हुआ, हमने तो कोई टेस्ट नहीं कराया, हम लोग तो बस घर पे हो गए। तो तब हमें लगा कि थोड़ा अजीब लगा, पर ये बात समझ में आ रही है ना। तो इतना फैल गया है तो टेस्ट की इतना कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा, हम सोचें अगर हम टेस्ट के लिए बुलाने लगे तो ये कहाँ होंगे टेस्ट? अगर सलूम्बर में एक दिन में ही पूरे आसपास के वहां पे 200 गांव हैं, और अगर 10 गांव से भी 50-50 लोग आ जाएं तो पूरा वो टेस्ट ही मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट की इतना आवश्यकता नहीं है, और ये जो मेडिसिन भी हम दे रहे हैं ये बिल्कुल सेफ हैं, सेफ हैं, और जो मिनिमम लिस्ट है मेडिसिन की, जो कि हम
जिसको देना जरूरी है। तो जब ये मेडिसिन हम देंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही एक और बात, जैसे मैंने कहा कि इनफैक्ट इवन गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी हैं कि विलेज वॉलंटियर्स इन किड्स को दें। तो ये सब देखते हुए हम बिल्कुल आराम से ये दे सकते हैं। और अगर हम नहीं दें, और ये सवाल बिल्कुल सही है और मतलब ये जायज है, हम ये भी सोचें कि अगर हम नहीं देंगे तो फिर इसका जो रिजल्ट होगा कि लोग वो डिनाइड होंगे, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन यही है बंगाली के पास जाएं, खूब खर्चा करें, या बिना कुछ लिए अपनी बीमारी काटते जाएं, एक एक दिन काटें। तो इन सबको देखते हुए मेरे को लगता है कि जो चॉइस बिल्कुल साफ हो जाती है। राइट संजना जी। और एक फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड वापस एक सवाल है कि उसकी कैसे पहचान करेंगे, और मतलब पहले से अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो ज्यादा एग्रेवेट होने से बचाया जा सकता है। क्या सिम्टम्स होते हैं बेसिकली? फंगल इन्फेक्शन अच्छा ये ना बाद का डेवलपमेंट है। एक बार कोविड हो जाए, है ना, कोविड से रिकवरी का टाइम है, उस टाइम पर ये सेट इन होता है कि उसमें, और सेट इन भी ऐसा होगा इसमें भी खांसी, सांस की तकलीफ, यही परेशानी होगी। तो इसकी तो फिर जांच करेंगे, उससे ही पता चलेगा। बीपी शुगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि अगर किसी को ये इश्यूज हैं तो क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं और इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? हाँ, बिल्कुल वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। और वैक्सीन का कोई भी ऐसा मतलब हाई बीपी या शुगर वैक्सीन के लिए कोई एक्स्ट्रा केयर चाहिए हो ऐसी नहीं, बल्कि उनको और भी जरूरी है वैक्सीन लगवाना, क्योंकि वैक्सीन लगने से उनको जैसे सीवियर कोरोना से तो क्लियर बचाव होता है। और अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने से उनकी कोरोना की ज्यादा रिस्क है कि वो सीवियर बीमारी बन जाए। तो उनको भी बिल्कुल लगानी चाहिए। एक चीज और मैं जोड़ूंगी कि जैसे अब एक्सपीरियंस आ रहा है ऐसे इंग्लैंड से और देशों से जहाँ पर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन का हो गया है वैक्सीनेशन। तो कुछ महीनों पहले जहाँ पर उनके वार्ड बिल्कुल भरे हुए थे बहुत ही गंभीर कोरोना के रोगियों से, अब वो वार्ड काफी खाली होते जा रहे हैं। तो खूब अनुभव आ गया है वैक्सीन के में, कोई ऐसी शंका नहीं है, बिल्कुल हम लगाना चाहिए। लक्ष्मी मूर्ति जी जानना चाह रहे हैं कि क्या बीएचएस ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, क्या ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स वॉलंटियर्स की स्पेशली? हाँ, तो अभी हम अपनी ही टीम्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये भी है कि सबकी जैसे थोड़ा स्थिति थोड़ी अलग होगी ना, कैसे करा जाए ये सबके लिए थोड़ा अलग होगा। तो पर अगर कुछ हमारे इनपुट्स चाहिए तो हम वी आर देयर। जैसे हमने सोचा नहीं इसका, बट क्योंकि ये परिस्थिति तो हम सबको ही मिलके आगे इसके आगे जाना है, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। और हम आपकी भी हेल्प लेंगे और आप भी बिल्कुल ले सकते हैं, हम वी आर देयर। संजना जी, अब एक मिसकंसेप्शंस को लेके क्वेश्चन है। काफी भ्रांतियां आप भी सुन रहे होंगे फील्ड में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा है। तो एक सवाल शब्दालय से है कि हम जब कम्युनिटी विजिट्स करते हैं तो लोगों में वैक्सीन को लेकर बहुत डर बैठा हुआ है। क्या आपको भी ऐसे सुनने को मिला है, या आप उसे फिर कैसे बात करते हैं और कैसे मिस इन्फॉर्मेशन या अफवाहों को डील करते हैं आपके वॉलंटियर्स? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी चैलेंज है। ये हमें भी मिली भी है पहले और मिलती भी जा रही है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि हमने इस प्रॉब्लम को सुलझा लिया है। लोगों के मन में बहुत डर है ना। अब इसके लिए भी हम लोग के एफर्ट्स चल ही रहे हैं। और इनफैक्ट इसमें और लोग, जैसे स्पेशली मैं लक्ष्मी को बोलूंगी क्योंकि लक्ष्मी का इतना अनुभव है कम्युनिकेशन का, बट ऑल्सो आपका भी रौनक, आपका भी क्योंकि अनुभव है समुदाय के साथ इतना काम करने का, कि इसको कैसे हम क्रैक करें। जैसे हमने कुछ चीजें जो की हैं, एक तो लोगों के साथ हमने डिस्कशंस किए हैं, और हमारे कई पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं। जैसे बांसवाड़ा के एक दूर दराज के गांव में हमारी वॉलंटियर जब वो कन्विंस हो गई तो उसने फिर जाकर के उसने 550 लोगों को उसने वैक्सीन लगवाया।
ऐसे ही कुछ वार्ड पंच और गांव के और इन्फ्लुएंशियल लोग, उन्होंने जब अपना वैक्सीन लगवाया और उनका फिर वीडियो बना करके हमने शेयर किया, तो उससे भी लोग को कॉन्फिडेंस आया। पर ये एक चैलेंज है और इसके लिए और भी क्या किया जा सकता है, आई थिंक ये भी हम थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्म करके करें, पर इसके लिए हम एफर्ट करते रहें। तो मैं कहूंगी क्षमतालय की टीम को भी कि ये चैलेंज रहेगा, पर आप जरूर इसके लिए ऑनेस्टली आप लोग बात करते रहें और कुछ जो गांव के इन्फ्लुएंशियल लोग वो तैयार हो जाएं, उनका हो जाए वैक्सीनेशन, फिर वो आगे बोलें। जैसे कुछ हमारे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाया, तो क्योंकि एक कॉमन बात जो आ रही है कि जिनके वैक्सीन लगेगा वो कुछ समय में वो मर जाएंगे, तो वो जिनके लगा वो जाके बोल रहे हैं लोगों को, देखो मेरे लगा है ना और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई नहीं मरा हूँ। तो यही कुछ कुछ तरीके हैं जो हम लोग और आगे कर सकते हैं, और मे बी स्लोली बट थिंग्स विल चेंज। आई थिंक ये अच्छा तरीका है संजना जी, जब देखने से ही विश्वास होता है लोगों में, इसी तरह से विश्वास भी बढ़ेगा। एक सवाल मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड भी है, मेंस्ट्रुएशन और वैक्सीनेशन पर अगर आप कुछ बताना चाहें कि इस पे भी, मतलब शुड मेंस्ट्रुएटिंग, व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग तब आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर आप कुछ और राय देना चाहें? हाँ, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहाँ से शुरू हुआ मेरे को नहीं पता, पर जरूर ये वाला एक पॉइंट आता है। इट माइट बी कि जिनको वैक्सीन लगता है उनमें से बहुत कम किसी महिला को लेटर ऑन थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, पर वो तो एक वैक्सीन का ही साइड इफेक्ट है। पर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन भी वैक्सीन लगवा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन लगवा सकती है ना। जो वैक्सीन का से अपटेक होता है या वैक्सीन से जो बदलाव आता है, मेंस्ट्रुएशन उसको प्रभावित बिल्कुल नहीं करता। एक सवाल और है कि क्या हमें वैक्सीनेशन जो है, टीका जो है लगवाना है, वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही लगवाना चाहिए या लगवा लेना चाहिए? हाँ, नहीं इसमें डॉक्टर की सलाह का इतना रोल नहीं है, है ना। देखो टीके के बहुत क्लियर है कि जैसे अब हम ये देखते हैं किसी भी टीके के कि क्या इंडिकेशन है और कब टीका नहीं लगाना चाहिए, तो जो कोविड का टीका है उसके नहीं लगाने की तो बस वो स्थिति है कि अगर किसी को पुराने कोविड का टीका जब लगा था तब किसी को सीवियर रिएक्शन हुआ हो, वो एक कंडीशन है, या कोई बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है वो, तो इसमें ऐसे कोई डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं है। जो लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है जो कि वैक्सीन लगाने से पहले लेनी है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई हमारा चल रहा है ट्रीटमेंट, हम वो डिटेल ले जा करके फिर हम लगवा सकते हैं। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि अभी सब डॉक्टर्स वो कोविड केयर में लगे हुए हैं और उनके इस वैक्सीनेशन के लिए इतना हमें उनके इनपुट्स की जरूरत नहीं है। जी, साथ ही हम ये भी जानते हैं संजना जी कि वैक्सीनेशन का तो बहुत अभाव है। वैक्सीनेशन टूरिज्म स्टार्ट हो गया है, लोग शहर से गांवों में जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं। उदयपुर की स्थिति भी आप जानते हैं। सो एक सवाल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए है कि वो कैसे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनके पास तो नेटवर्क नहीं है, ना उनको इतना नॉलेज है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो गाँवों में रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं वैक्सीन को लेके? तो इसकी वजह से काफी हमारा अनुभव बना है उस पीएचसी में जो कि हम लोग रन करते हैं डूंगरपुर में। तो 45 एंड अबव में तो कोई चैलेंज नहीं, वो तो आते हैं लोग और उनका तुरंत वो रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन हो जाता है। अब चैलेंज ज्यादा आएगा 18 to 45 में, तो इसका भी रियल एक्सपीरियंस भी और हम लोग गैदर कर रहे हैं, जो इमीडिएटली देख के लगता है कि इसमें आएंगे चैलेंजेस, है ना, कि वो हम रजिस्टर करेंगे, ओटीपी आएगा, पर ये रोल आउट कैसे हो इसका अनुभव बनना है अभी, इसलिए भी कि ऑलरेडी वैक्सीन की शॉर्टेज इतना होने लग गई है और जो फियर इतना बड़ा है, तो ऑलरेडी लोग कम आ रहे हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है वो आई थिंक आने वाले समय में हमें और समझ आएगा उसका। संजना दी, मेरा मन में एक सवाल उठ रहा है। मैं हजारीबाग से राम जी बोल रहा हूँ। दीदी, आपने इन पर जितना भी प्रोटेक्शन पर सुझाव दिया हमें बहुत अच्छा लगा दीदी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि ऑक्सीजन को लेकर। ये सारी सुझाव बहुत अच्छा है दीदी, बचाव के तरीका, प्रोटेक्शन पर, लेकिन ये जो ऑक्सीजन वाला जो बात है उसमें समय नहीं मिल
लगातार समय पर ऑक्सीजन नहीं लोगों को, पेशेंट को नहीं मिल पाता और हॉस्पिटल में भी इसका अभाव दिखता है। ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को कैसे बचाया जा सकता है दीदी, इस पर क्या आपका सुझाव है? मैं हजारीबाग से बोल रहा हूँ, झारखंड से बच्चू राम जी दीदी। हाँ हाँ बच्चू राम जी, हाँ नहीं बच्चू राम जी, आपने जो बात बोली मतलब ये एक मतलब बहुत ही मुश्किल है स्थिति कि ऑक्सीजन जो कि एक ऐसा नहीं है कि कोई नई दवाई है ना, मतलब ऑक्सीजन तो कब से है तो काम में ली जा रही है और ये एक मतलब बहुत ही खराब स्थिति है, दुखद स्थिति की हमको ये समय देखना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव की वजह से लोगों की बीमारी बढ़ रही है और लोगों को हम बचा नहीं पा रहे हैं। लोग जहाँ रहते हैं, आज एक और बात जो हम देख रहे हैं कि सब कुछ पहुंच रहा है शहरों में ना, पर अगर शहर से पहले ही कस्बों में भी इसका लोगों को इलाज मिल सके, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ही कुछ मेडिसिन भी हैं, जैसे आपने भी पढ़ा होगा कि जैसे स्टेरॉइड्स हैं, पर वो अगर सही समय पर और उनको शुरू की जाए जिनको की उनकी आवश्यकता है, अगर ये भी उनको हो तो इससे उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता भी कम हो सकती है। पर इन सब के लिए यह है कि उनको एक प्रॉपर केयर चाहिए, डॉक्टर द्वारा देखभाल चाहिए और उन लोगों की तरफ से ये हो कि जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगे तो वो तुरंत उनको भी ध्यान रहे और वो तुरंत आगे इलाज के लिए जाएं। जो एक समस्या गांव में ज्यादा हम देखते हैं कि लोग आगे नहीं जाना चाहते, बीमारी बढ़ भी जाए पर नहीं उन आगे जाने के लिए वो एकदम तैयार नहीं होते। पर ये भी हम उनसे बात करें कि बीमारी बढ़ रही है और जितना वो डिले करेंगे तो बीमारी और ही बढ़ती जाएगी, तो तुरंत पहचान कर वो आगे जाएं और सही इलाज उनको मिले। तो इन सब से ही उनके और उनको सही इलाज मिलके बीमारी का एक अंजाम अच्छा बेहतर हो सकता है। थैंक यू संजना जी। बच्चू राम जी, थैंक यू आपके सवाल के लिए। बाकी साथियों को भी थैंक यू बोलना चाह रही हूँ जिन्होंने इतने अच्छे सवाल पूछे, और संजना जी आपने उतनी खूबसूरती से और आई थिंक कन्विंसिंग जवाब दिए हम सभी लोगों को। विक्टोरिया ने भी लिखा है कि आपको सुनने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं, फील्ड में काम करने को लेकर शुरुआत कर सकते हैं। मैं साथ ही इन्वाइट करना चाहूंगी लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी आप प्लीज आए और अपनी बात रखें। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच इतना अच्छा फैसिलिटेशन के लिए। थैंक यू संजना मैम, मैं आपको क्या धन्यवाद दूँ। मुझे लग रहा है कि अगर आप अभी और 2 घंटे भी बात करेंगी लोगों के प्रश्न खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे ही लोगों के मन में इतने सारे प्रश्न हैं, पर आपने फिर भी बहुत एक तो इतना सरलता से आपने बताया संजना मैम, क्योंकि आप कम्युनिटी से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि कौन से सवाल वहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल ज़मीनी स्तर के आपने जो प्रस्तुतिकरण भी बताया और जो आपकी स्ट्रैटेजी भी है बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजना मैम, आपने इतना अच्छा सेशन लिया और थैंक यू। और मैं अपने सभी संस्था, जो दूसरी संस्था के प्रतिनिधि हैं, साथी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सभी को जिन्होंने इतने अच्छे प्रश्न पूछे और इतने अच्छे सेशन के लिए पुनः संजना मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स लक्ष्मी, और मेरे को भी अच्छा लगा सबसे मिलके और हम लोग सब मिलके और इतना दूर दूर तक जितना कर सके उसी की अभी टाइम भी ऐसा है, आई एम श्योर वी आर ऑल रेडी टू कम टुगेदर एंड डू एज मच। तो आप सबको खूब गुड विशेस एंड आप लोग अपना ध्यान रखें और कलेक्टिवली जितना अपन कर सकते हैं वो अपन सब लगे रहे। वैसे ही लगे हुए ही हैं हम सब, तो हम आपसे देख के हमें भी जोश मिलता है खूब। हाँ मैम, मैं सरोज बोल रही हूँ, जयपुर से सरोज खान, और मैं समांतर साथी से जुड़ी हूँ। मैम मैं सबको एक मैसेज ये देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ PSC है जहाँ पे इंजेक्शन लगे हैं, उस दौरान मैंने भी इंजेक्शन लगवाया। तो मेरा मैसेज सबको ये है कि जब भी हम ये इंजेक्शन लगवाने जाएं तो जिस टाइम पे डॉक्टर हमें कहे कि इधर मुंह कर लें तो हम ना करें, क्योंकि उस दिन जब मैंने इंजेक्शन लगवाने के लिए मैं भी वैक्सीनेशन के लिए गई तो वहाँ पे ये केस था कि इंजेक्ट कर रहे हैं वैक्सीनेशन को, इंजेक्शन को अंदर गए लेकिन जो सिरिंज में दवा है उसको नहीं दे के वापस निकाल रहे थे। तो ऐसा करके यहाँ पे हंगामा हुआ। फिर उसके बाद में हमने कुछ लोगों के साथ में करा तो वहाँ पर स्टाफ बदल दिया गया है। तो ऐसा भी है कि दवा की कमी है,
और ये लोग खाली आंकड़े इकट्ठा भी करना चाह रहे हैं। तो उस दौरान जब हम इंजेक्शन लगाने जाएं तो हमारा मुंह भी उधर हो और हम देखें कि वो पूरा इंजेक्शन जो हमारे अंदर दिया है कि नहीं दिया है, सिर्फ इंजेक्शन लगा के ही निकाल रही है। तो कुछ इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। सिर्फ ऑक्सीजन वाली बात ही नहीं है, कुछ ऐसे भी तरीके अपनाए जा रहे हैं सरकारी वो जो प्राइवेट में फिर अपना क्लिनिक है। बाद में पता चला कि वहाँ से जो वहाँ का कंप्यूटर था अपने क्लिनिक में भेजे, तो वो भी यहाँ पे बाद में सब लोगों को पता चला। तो मुझे लग रहा है कि ये मैसेज मैं सबको दूं कि जब इंजेक्शन लगवाने जाए तो हम देखें कि हमारा इंजेक्शन, हालांकि बिल्कुल दर्द नहीं होता है और वो वाकई इंजेक्शन हमारे वैक्सीन भी एक मसला था। मैं ये बोलूंगी सरोज, आपने जो बात बोली कि इंजेक्शन जब हम वैक्सीन लगाने जाएं तो ध्यान तो बिल्कुल हम रखें, है ना, अलर्ट रहें। और आपका अनुभव ऐसा रहा, ये जान के मुझे दुख हुआ। पर अधिकतर देखिए जहाँ जो लग रहे हैं वैक्सीन, अधिकतर जगह ऐसी बात नहीं होगी, पर फिर भी ध्यान रखना तो सबको चाहिए। थैंक यू संजना जी, आपने सरोज जी को भी अच्छे से रिस्पॉन्स किया। वो काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रही थी, ऐसा हो रहा है। बट हाँ, थैंक यू सरोज जी जानकारी शेयर करने के लिए। मैं सभी साथियों का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज ज्वाइन किया। आप ये जानकारी आगे तक पहुंचाएं और लोगों को बेनिफिट दें इससे। थैंक यू वेरी मच संजना जी, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला और हमें जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स वर्षा। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन।